तब तक करते रहना चाहिए जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती, हम जीत हासिल नहीं कर पाते। और दोस्तों, यही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं ऐसे ही एक व्यक्तिमत्व को जो इस सीक्रेट के बारे में जानते हैं। सो लेट्स गो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, प्राची धोरे। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। तो हमने देखा है जैसे ही ठंडी बढ़ती है वैसे ही हमारा जो पूरा मतलब पॉपुलेशन है वो बढ़ता है ब्लैंकेट्स की तरह, जो कि मार्केट्स में इजीली अवेलेबल होते हैं, जो रास्ते पे हमें कहीं भी मिल जाए एकदम सस्ते दामों में। लेकिन वो बनते हैं पॉलिस्टर, पॉलीमर और पॉलीफिल, जो पर्यावरण को तो हानिकारक है बिकॉज वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, लेकिन उसी के साथ में हमारे ह्यूमन के लिए स्किन डिसीज ऐसा पैदा कर सकते हैं जो कि इरिवर्सिबल रहे। लेकिन इसी के साथ में हमारे भारत देश में पहली बार यानी दुनिया में 100% हैंडलूम बेस्ड ब्लैंकेट अगर कोई बनाता है तो वो भारत देश है। और आज उसी की स्टोरी है जो है महाराष्ट्र के सोलापुर चद्दर यानी महाराष्ट्र की सोलापुर बेडशीट्स की। अभी अगर ये इमेज आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बेडशीट्स और निक जोनास जो कि हमारे भारत के जवाई है वो उनके जो इन्होंने पहना है उसका और इसका क्या कनेक्शन है उसको इस स्टोरी में समझते हैं। पहले जो है सोलापुर बेडशीट्स है जो कि महाराष्ट्र में पहली बार इसको जीआई नामांकन मिला, ये ऐसा प्रोडक्ट है। उसी के साथ में इसकी शुरुआत अभी नहीं, 1800 सदी से सोलापुर में ये जो बेडशीट्स है वो बनती है और वो 100% हैंडलूम बेस्ड है। वहां पे सोलापुर में इतने मतलब जो मिल्स थे वो एशिया के सबसे ज्यादा मिल्स जो थे वो सोलापुर में थे। ब्रिटिश काल में भी यहाँ पे इतना प्रोडक्शन होता था जो कि पूरे भारत के साथ में पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर सके। यहाँ पे जो सोलापुर के इस बेडशीट्स के जो जनक है उनको किशनराव क्षीरसागर ऐसे कहते हैं बिकॉज उन्होंने पहली बार इंडिविजुअल लेवल पे डिजाइन बना के उसका फैक्ट्री आउटलेट में कन्वर्ट किया और उसको एक बिजनेस में तब्दील किया। अभी जो 1800 सदी में यहाँ पे 8000 कारखाने थे जो कि ये बेडशीट्स बनाते थे। लेकिन जो आज की जनरेशन है वहां पे हम देखते हैं कि हम बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से इनका जो बिजनेस है वो आज सिर्फ 2000 कारखाने ही वहां पे बच गए। जो बिजनेस पहले 800 करोड़ का था वो सिर्फ अभी 100 करोड़ पे आया है। और इसके अलावा ये बिजनेस जहाँ पे वो 5000 लोगों तक उनको एम्पावरमेंट करता था वहां पे अभी सिर्फ 100,000 ऐसे ही लोग बचे हैं जो इनके ऊपर अपना काम करते हैं। पहले 1/5 ऑफ सोलापुर जो जनरेशन थी वो इसी से अपना जो है उनका वो मेन बेस बिजनेस था। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं कि इसमें जो आज की जनरेशन है हमें लगता है हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें उस तरीके से हम जाए। लेकिन जो ब्लैंकेट्स है वो कॉटन बेडशीट जो हमारे जियोग्राफिकल कंडीशन में यूज करनी चाहिए वो इसका बेस्ट एक एग्जांपल है। लेकिन जो आज का पीपल है उन्होंने इसी को आउट ऑफ द बॉक्स थिंक किया। और जैसे आप देखते हैं फैशन इंडस्ट्री में ये बेडशीट का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, सो एज ए जैकेट इसको एक डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करा दिया गया। यही जरूरत है आज के जनरेशन को सोचने की आउट ऑफ द बॉक्स की कैसे भारत के सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में हम लेके जाए डिफरेंट लुक की तरफ। और यही एमसीएल करने वाली है हमारे तालुका एंटरप्रेन्योर के साथ मिलके। तो चलिए अभी बुलाते हैं ऐसे ही हमारे एमसीएल सस्टेनेबिलिटी आइकन ऑफ इंडिया और हमारे एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोलम। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलम फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत एमसीएल फंडिंग इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन दोस्तों आज इस एमसीएल फंडिंग के बारे में मैं आपको अपडेट नहीं दूंगा। आपको आज इस एमसीएल फंडिंग के बारे में मैं दूंगा आपको खुशखबर, गुड न्यूज। और वो ये है कि एमसीएल फंडिंग के बारे में जो भी प्रोसेसेस थी, जो भी ड्यू डिलिजेंस था, डॉक्यूमेंटेशन था, वो सब कुछ पूरा हो चुका है और अभी बारी है, अभी वक्त है डिसबर्समेंट का। और दोस्तों ये डिसबर्समेंट अगले शुक्रवार के पहले इस तरह से
इस लेवल पे चालू हो जाएगी कि मुझे कभी भी आपको फंडिंग के बारे में अपडेट देना पड़ेगा ही नहीं। आप सभी को पता चल जाएगा कि कितने अच्छे और बड़े लेवल पे हम ये काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसको वक्त लगा, लेकिन हम सॉल्यूशन भी उतना बड़ा, उतना शानदार लेके आए हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि हमने हमेशा इस फंडिंग के बारे में ना आपको 3 कमिटमेंट की थी। पहली हमारी कमिटमेंट थी कि जब भी फंडिंग होगी वो उस स्केल में होगी जिस स्केल से हम हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत कर पाए। हमारे हर एक एमएसएस, हर एक एमवीपी, हर हमारे एमपीओ, इनके लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है। इस लेवल की फंडिंग हमें करनी है और बस वैसे ही फंडिंग अभी हम कर रहे हैं। और ये आपको दिखेगा, अभी नाउ आपको एक्शन दिखेगा। फंडिंग कितनी बड़ी है ये आपको दिखेगा, कितने बिजनेसेस की शुरुआत हम कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जो लायबिलिटीज वगैरह बहुत छोटा सा पार्ट है, उसका तो हम ख्याल रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट वादा या कमिटमेंट हमने किया था कि एक बार एक फंडिंग की शुरुआत हो जाने के बाद ये कभी नहीं रुकेगी, ये ऐसे निरंतर चलती रहेगी। हमारा जितना पोटेंशियल है, जितना हम काम करना चाहते हैं, वैसे हम फंडिंग के हमेशा ये इंतजाम होता रहेगा। ये भी आप देखेंगे कि किस तरह से फंडिंग की शुरुआत होती है और किस तरह से ये चलती है। आपको कभी भी इसकी चिंता ही करने की जरूरत नहीं होगी। और तीसरी कमिटमेंट हमारी थी कि थोड़े ही दिनों के बाद ये फंडिंग बहुत ही सेकेंडरी होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बिजनेस। सबसे महत्वपूर्ण वाला होने वाला है कि बिजनेस करे। सबसे इंपॉर्टेंट फोकस हम सभी लोगों का, हमारे पूरे परिवार का होने वाला है कि बिजनेस के ऊपर फोकस करें। बिजनेस करे, जल्द से जल्द करे, अच्छा से अच्छा रेवेन्यू, प्रॉफिट का निर्माण करे। और उसके वजह से उससे हम अपने किसान, अपने लोग, अपने महिलाएं, उनका सक्षमीकरण करें। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज होने वाली है अभी। इसके आगे सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बिजनेस और उससे रिलेटेड रेवेन्यू। ये फंडिंग तो एकदम सेकेंडरी होने वाला है हिसाब से। तो मिलकर अब इस चीज को हम शुरुआत करेंगे इस हफ्ते से। और अगले हफ्ते, अगले शुक्रवार के पहले ये फंडिंग का डिसबर्समेंट बहुत अच्छी तरह से एक बहुत बड़े स्केल में शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, हमने हमेशा एक बहुत बड़ा ऐसा ध्येय रखा है। हमने एक बहुत महान विजन और मिशन रखा है और उसके साथ हमेशा शुरुआत की है। 2021 में भी हमने आरंभ है प्रचंड के तहत 250 कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया था कि हम उनके लेवल पे एमसीएनजी के प्रोजेक्ट करेंगे, अलग अलग तहसील में करेंगे। मुझे उस टाइम बताया गया कि इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है। अगर आप 10 सीएनजी के प्रोजेक्ट भी करते तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है, और 20 करें तो बहुत ही ज्यादा। अगर बिजनेस के एंगल से देखे, प्रॉफिट के एंगल से देखे तो वो सब सही है, लेकिन हम कभी भी बिजनेस या पैसों के लिए इस सब चीजों की हमने कभी शुरुआत ही नहीं की। हमने हमेशा शुरुआत की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ध्येय के साथ, ऐसे मिशन के साथ। और ऐसा हमारा ध्येय था कि हम अपने काम से इस दुनिया को, इस प्रकृति को, इस पर्यावरण की रक्षा करें, इसको बचाए इस ग्लोबल वार्मिंग से। आज जिस वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी तरह से इस फ्यूल को रिप्लेस करें हम जैव ईंधन से, सस्टेनेबल फ्यूल से। ये जो हम कैंसर की फार्मिंग कर रहे हैं और मिट्टी का नुकसान कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, उसको रोके हमारी इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ। और जब ये सॉल्यूशन हमें तैयार करना है, दुनिया के सामने रखना है, तो इतने बड़े स्केल पे ही ये करना पड़ेगा, ताकि दुनिया को विश्वास हो जाए कि यस, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से हम दुनिया को बचा सकते हैं। और वैसे ही हमने शुरुआत की। अभी 2001 में वो शुरुआत की, आज 2005, 4 साल हो गए। इस 4 साल में इतनी सारे परेशानियां, प्रॉब्लम, चैलेंजेस हमने देखी, लेकिन कभी भी हमारे इस विजन, मिशन के साथ, इस ध्येय के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये लायबिलिटी पहले दूर करते हैं, पहले अपने आप को सुरक्षित करते हैं और बाद में देखते हैं बिजनेस का। कभी नहीं, हमेशा डटकर रहे और इस काम पर हमने काम किया हमेशा, दिन रात। और दोस्तों, जब भी कोई काम आप एकदम दिल से करते हैं, किसी अच्छे पर्पस के लिए करते हैं ना, तो ये पूरी कुदरत है ना, ये आपका साथ देती है। और वैसे ही हुआ है अपने साथ। वैसे ही हुआ कि जिस तरह की फंडिंग की अभी शुरुआत हो रही है, ये सब काम उसी विशाल चीज से होगा। जो भी जितने भी एग्रीमेंट हमने किए, सभी एग्रीमेंट के साथ हम वो प्रोजेक्ट करेंगे। और दोस्तों, सिर्फ उतना ही नहीं, हमने हर एक स्टार्टअप के लिए, जो भी तहसील लेवल के हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनके साथ हमने एक रोड मैप बनाया। हमने कमिटमेंट, हमने भरोसा उनको दिलाया कि हमें हर कंपनी को इतना बड़ा बनाना है कि हमें उसे 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन तक लेके जाना है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ वैल्यूएशन, उसको बाकायदा हम स्टॉक मार्केट में
उसको लिस्ट करना है। तो दोस्तों आज हमारे देश में 6000 तहसील है। भले ही आपका तहसील किसी भी राज्य में, भले ही आपका तहसील समुद्र किनारे में हो या पहाड़ी इलाके में हो, कहीं भी हो, हमारे तहसील में इतना सब कुछ कुदरत ने दिया है, इतने नेचुरल रिसोर्सेस हमारे हर तहसील में है। और जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में, और इस सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में इतने सारी चीजें, इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स में हम काम करेंगे, इतने सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण हमें करना है और बेचना है लोकली ग्लोबली। तो इस पूरे चीजों के साथ हमें कितना रेवेन्यू का निर्माण करना है, कितना प्रॉफिट, कितना एबिटा चाहिए, ये पूरा रोडमैप हमारा तैयार है। और हम एक एक करके जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस होगा उस तरह से हम हर कंपनी को उस लेवल तक लेके जाएंगे, और ये भी हमारा कमिटमेंट है और हम करके दिखाएंगे। दोस्तों हमारा जो देश है एक बहुत ही महान देश है। हमारे देश में आज भी काबिलियत है कि हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं। और अगर हमारे देश में 6000 तहसील अगर इस लेवल तक चले जाए और 10,000 करोड़ की कंपनियां वो बनाए, वैल्यूएशन करें, तो हम अपनी इकोनॉमी में, अपने देश की इकोनॉमी में लगभग $7 ट्रिलियन को कितना ऐड कर सकते हैं। जो आज जितना भी जीडीपी है हमारा, उस पे $7 ट्रिलियन ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अलग अलग लेवल पे जो जीडीपी का निर्माण होगा, उसके साथ जो हमारा लक्ष्य है, हमें अपने देश की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन से भी आगे लेके जानी है, वो हम कर पाएंगे और वो हम करेंगे। हर तहसील की जो स्टार्टअप है, वहां के जो रिसोर्सेस है, वहां का जो अवेलेबिलिटी है, इनफैक्ट लोगों के साथ स्किल्स है, जैसा मैडम ने भी 16 के बारे में बताया, तो स्किल्स के द्वारा भी बहुत बड़े बिजनेस का व्यापार कर सकते हैं। और ये सब करके हमें अपने देश को दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनानी है। लेकिन बात सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमी बनानी है, बड़ी बनानी है, इसकी नहीं है। ध्येय कुछ अलग है। बेसिकली वो तो कंपलसरी करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम देखते हैं आजू बाजू की परिस्थिति जो है, पूरी दुनिया में जो परिस्थिति चल रही है वो बहुत ही भयानक है। आज पूरी दुनिया में सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग पूरे दुनिया के सर्वाइवल का संकट है। लेकिन और ये किसके कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है, सबको पता है। फिर भी हर साल इस जो वायु का, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, उसका उत्सर्जन बढ़ रहा है हर साल। यानी 2023 तब तक का सबसे गर्म साल, 2024 आया तो 2040 अब तक का सबसे गर्म साल, और क्या पता 2025 भी वैसे जाए। यानी जो भी काम कर रहे हैं, कितने भी आप तरह की, अमेरिका देखो, जापान देखो, दुबई देखो, इस क्लाइमेट चेंज के सामने हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और सोल्यूशन करके क्या कर रहे हैं हम लोग? तो सोल्यूशन के नाम पे हम सोलार, हम विंड, हाइड्रोजन, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका एक्चुअल कार्बन फुटप्रिंट अगर आप देखोगे तो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये पर्यावरण को और ज्यादा स्ट्रेस में डाल रही है। दूसरे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, डेवलप्ड नेशंस है, वो क्या कर रहे हैं? सबको पता है कि कोल नंबर 1 किलर है। इसके बावजूद एक तरफ कोल का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो चाहते हैं कि पूरी तरह से कोल एलिमिनेट हो जाए, और उसके जगह पे वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? नेचुरल गैस। और दोस्तों नेचुरल गैस की जो आपकी प्रोसेसेस है, यानी माइनिंग से लेके पूरी प्रोसेस, उसमें इतना सारा मीथेन हवा में जा रहा है, वो मीथेन जो इस कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा खतरनाक है, कि इतनी ज्यादा गर्मी तैयार कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, कि पिछले 10 सालों में जो भी ग्लोबल वार्मिंग हुए, 40% ग्लोबल वार्मिंग उस नेचुरल गैस, उस मीथेन से हुई है। ये सब चल रहा है, और इस सभी परिस्थिति में कितना महत्वपूर्ण है कि दुनिया को एक सही दिशा में लेके जाना, कि क्या है सस्टेनेबल एनर्जी। और सिर्फ सस्टेनेबल एनर्जी की बात नहीं, कई सारी चीजें जो हम इस तरह से कर रहे हैं और पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। और इसलिए भी जरूरी है कि आपके तहसील की हर एक कंपनी वो 10,000 करोड़ की कंपनी बनाए, क्योंकि उसमें आप वो सब चीजें करोगे, हम सब मिलके वो सब चीजें करोगे जो सब कुछ सस्टेनेबल होगा। छोटी छोटी चीजें हो सकती है शायद, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस स्केल में इंपॉर्टेंट है, ताकि दुनिया को पता है कि किस तरह से, किस दिशा में हम सबको जाना है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट मकसद है कि हमें हर तहसील के स्टार्टअप को उस लेवल पर लेके जाने का। और दोस्तों ये पिछले 1.5-2 साल में जो कुछ हुआ ना, ये परेशानियां, ये चैलेंजेस, ये बेसिकली बहुत जबरदस्त ऐसी ट्रेनिंग हुई है हमारी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग। यानी जो मकसद हम करना चाहते हैं, जिस विजन और मिशन के लिए काम करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी थी ये ट्रेनिंग, कि उतने सशक्त हम हो। मुझे तो लगता है कि ये सब ट्रेनिंग है ना, ये सब भी कुदरत की प्लानिंग है, कि आप इस पूरे प्रोसेस से जाइए,
आप खुद से वो निभर के आइए, ट्रेन होके आइए, ताकि आने वाले दिनों में ये जो लक्ष्य आपने रखा है उसको प्राप्त करेंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी मैनेजमेंट टीम ने, मुझे लगता है कि हम सभी एंटरप्रेन्योर, हमारी पूरी फैमिली अभी उस ट्रेनिंग से गुजरी हुई है और बहुत सशक्त ऐसे उभर के आई है। और दोस्तों, ऐसे सॉलिड टीम के साथ हम बिल्कुल अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। लेकिन अभी इसके आगे क्या करना होगा? तो इसके आगे सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे 5E मिशन के ऊपर। हमें अपने देश को सुजलाम सुफलाम बनाना है। हमें अपने देश को फिर से उस स्थान पर लेके जाना है कि जहां अपना देश दुनिया का नेतृत्व करे, दुनिया को बताए कि सही राह क्या है। और उसके लिए हमको क्या करना है, आपको, मुझे। तो हमारे जो क्षेत्र है, हमारा जो ग्राम पंचायत है, तहसील है, उसमें सिर्फ हमें 5E मिशन के ऊपर काम करना है। यानी क्या करना है? बिजनेस करना है। 5E मिशन का एक ही तरीका है, बिजनेस। हमें बिजनेस करके इस 5 लक्ष्य को पूरा करना है। आप अपने तहसील में, अपने ग्राम पंचायत में क्या कर सकते हैं, कौन सा वो एक्शन प्लान है, उसके ऊपर काम करिए। बिजनेस के ऊपर फोकस करिए। फंडिंग का काम हम करेंगे, फंडिंग हम लेके आएंगे। दोस्तों, इन सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, ये 5E मिशन के तहत जो 5 लक्ष्य है हमारे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी ली है हमने। वैसे देखा जाए तो सिर्फ बिजनेस के एंगल से देखे तो कोई जरूरत नहीं सब करने की, लेकिन लिए है हमने जिम्मेदारी कि हम अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे और करके दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य है, जिम्मेदारी है, वो है कि अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, इस प्रकृति का ख्याल रखना। दोस्तों, आज जो भी संकट हम देख रहे हैं ना, यानी वो संकट, वो ग्लोबल वार्मिंग से लेके, वो कोरोना से लेके आज बढ़ता हुआ कैंसर, सब कुछ, सभी तरह के संकट इसीलिए है कि हमने इस प्रकृति को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। प्रकृति का संतुलन इतने साल, करोड़ों साल से जो है, उसको पूरी तरह से नष्ट किया है। और कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है, बिजनेस कारण है। गलत बिजनेस कर रहे हैं हम, गलत प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, और उसकी वजह से इस पर्यावरण को नुकसान दे रहे हैं। और हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य यही होगा कि इन सभी तरह से जो गलत बिजनेस को बंद करें और उसके साथ ऐसे बिजनेसेस को रिप्लेस करें कि जो बिजनेसेस हमारी जरूरतों को भी पूरा करेगा और इस प्रकृति का भी ख्याल रखेगा। जैसे एग्जांपल है कोल, कितनी तबाही कर रहा है कोयला। यानी हम सिर्फ देखते हैं कि कोयला जलाने के बाद इतना उत्सर्जन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये नहीं देख रहे कि जब उसकी माइनिंग हो रही है, उसके साथ 40% जो रिफ्यूज, जो वेस्ट आ रहा है, वो पूरा वेस्ट कार्सिनोजेन ऐसी चीजों से भर रहा है कि जो जहर है, जो कैंसर से लेके कई सारे जहर फैला रहा है। जो हम कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको जब जलाते हैं 30 से 40% राख तैयार कर रहे हो, जो कितनी तबाही कर रही है। और अभी एक ही लक्ष्य है कि इस कोयले को, बिजनेस को पूरी तरह से बंद करके एमकोल के साथ उसे रिप्लेस करना। वो, और एमकोल हर जगह, हर जो भी आज की तारीख में कोल का जो एप्लीकेशन, हर जगह अपना एमकोल काम करेगा। कोई जरूरत नहीं सब करने की। और सिर्फ ये चीज सिर्फ कोयले की नहीं है, हर सेक्टर में सब हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा नुकसान या सबसे बड़ा पॉल्यूशन कर रही है दुनिया में, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़ों में 80% कपड़े बन रहे हैं क्रूड ऑयल से। तो हमें ये सब निकाल के वो कॉटन से जो बनेंगे, इको फ्रेंडली चीजों से बनेंगे, ऐसी चीजों में काम करना है। और ऐसे कई सारे सेक्टर है, कई सारे प्रोडक्ट है, जिसमें हमें हर तहसील में जो स्टार्टअप है उनको काम करना है और इस प्रकृति का ख्याल रखना है। और दोस्तों, जब प्रकृति की ख्याल की बात है, तो एक बहुत ही बड़ा मंत्र भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। भारत ने हमेशा दुनिया को बताया है कि ये प्रकृति, ये दुनिया, इसमें रहने वाले सभी जीव जंतु से लेकर वनस्पति, प्राणी, सब कुछ, ये एक बहुत बड़े कुटुंब, बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है। और अगर कुदरत ने हमें ज्यादा दिमाग दिया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन सभी जीवों का ख्याल रखें। लेकिन दोस्तों, जब बात कुदरत की और एनवायरनमेंट की है ना, तो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ये पर्वत, ये नदियां, ये हवा उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने लिविंग, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और हमारा पहला लक्ष्य यही है कि सभी ऐसे बिजनेसेस जो भी इनको डैमेज कर रहे हैं, उनको रिप्लेस करें हम ऐसे चीजों के साथ, ऐसे बिजनेसेस के साथ जो जरूरत भी पूरा करें और प्रकृति का भी ख्याल रखें। दूसरा, रोजगार, 100% रोजगार, उसकी भी जिम्मेदारी ली है। हम जिस क्षेत्र में काम करेंगे, हम देखेंगे कि उस क्षेत्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति
जिसको आज रोजगार की जरूरत है उसको रोजगार हम प्राप्त करके देंगे। यानी स्त्री, पुरुष, युवा, इवन रिटायर्ड लोग जो कुछ काम करना चाहते हैं, इवन ऐसे हाउसवाइफ्स कि जो घर सब संभाल के अगर 4 घंटा कुछ काम करना चाहती है तो उसको रोजगार हम दे पाए। हमारे क्षेत्र में रहने वाले सभी विकलांग अपने पैरों पे खड़े रहे, ऐसा काम हमें करना है। हमारे क्षेत्र में रहने वाले इवन तृतीयपंथी, उनको भी एक अच्छा सस्टेनेबल रोजगार देना, इसीलिए बिजनेस करना है। ये जिम्मेदारी लेनी है और बिजनेस करना है। सक्षमीकरण हमारे किसानों का, महिलाओं का। दोस्तों, बिजनेस इसलिए करने हैं कि हमारे किसानों को कहीं भी अपना माल बेचने के लिए जाने की जरूरत ना पड़े। उसको अपने गांव में, अपनी ही जगह पे एक अच्छा दाम उसके चीजों का मिले। आज वो क्या काम कर रहा है, आज वो कौन सी फसल तैयार कर रहा है और उस फसल के ऊपर हम कौन सी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उस फसल के ऊपर कौन सा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जिसको वो अच्छा दाम हम उसको दे पाए। या आज वो जो फसल कर रहा है, तो कौन सी बेहतर फसल वो कर सकता है जिसको अच्छे दाम उसको मिले, उसके ऊपर काम करना है। महिलाओं का सक्षमीकरण बहुत जरूरी है, इसलिए जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो कुछ प्रोसेसिंग होगी, वो कंपलसरी महिलाएं करेगी। महिला बचत गट हो सकते हैं या जिसमें महिला सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी, वैसे करेंगे हम काम। जब ये जेंडर इक्वालिटी की बात आती है ना, या महिला सक्षमीकरण की बात आती है, तो 3 क्राइटेरिया होते हैं कि जिससे ये पता चलता है कि महिला का सक्षमीकरण कौन से लेवल का है। नंबर 1 है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, आर्थिक विकास में महिला का योगदान कितना है, और उस पर हम लोग काम करें। उससे हम देखेंगे कि इस चीज में महिला ज्यादा से ज्यादा योगदान करे, उसमें इन्वॉल्व हो। दूसरा है एजुकेशन, लड़कियों को, महिलाओं को एजुकेशन के लिए एक्सेस और कितना वो कर सकते हैं। और तीसरा है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हमारे समाज में अगर सोसाइटी के लिए कुछ नियम बनाने हैं, लॉ बनानी है, तो महिलाएं कितना उसमें इन्वॉल्व है। और इन सभी के लिए काम करेंगे, लेकिन शुरुआत होगी हमारी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के साथ। दोस्तों, हमें हर एक तहसील को, हर एक क्षेत्र को मैक्सिमम, महत्तम आर्थिक और सामाजिक विकास उसका करना है। कोई भी तहसील, समुद्र के किनारे हो, प्लेन में हो, पहाड़ों में हो, वहां बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिससे कई तरह के बिजनेस हम कर सकते हैं। तो वहां के जो रिसोर्सेस हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमन स्किल्स, लोगों के पास जो स्किल है वो, उनका उपयोग करके कौन से बिजनेस कर सकते हैं, और मैक्सिमम बिजनेस करने की हम कोशिश करेंगे। मैक्सिमम बिजनेस से मैक्सिमम रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और जो भी प्रॉफिट हमारे पास बचेगा, उस प्रॉफिट का 20% हम अपने गांव के लिए और तहसील के लिए उसको यूज करेंगे। जो भी हमारे तहसील और गांव की जरूरत है, एजुकेशन, स्कूल की जरूरत है, मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है, सैनिटेशन की, पानी की कंजर्वेशन की जरूरत है, या हमारे बच्चों के लिए कुछ खेल का संकुल बनाना है, उसके लिए करेंगे। हमारे गांव की जो भी जरूरत होगी, कोई रास्ता, ब्रिज, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तैयार करके ज्यादा से ज्यादा CSR करेंगे और हर एक गांव और तहसील को सुजलाम बनाएंगे। दोस्तों, हमें अपने हर तहसील को एनर्जी, ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना है। वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है। सबसे पहले तो पहली ऊर्जा आएगी, ईंधन आएगा, वो है घरेलू हमारा चूल्हे का ईंधन। अभी रसोई का ईंधन जो है, उसमें हमें पता है कि भारत में 43% परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास स्वच्छ ईंधन नहीं है, और उसका सोल्यूशन हमने किया है। उसका सोल्यूशन है MCL कुकिंग सिस्टम। तो उसके साथ तो वो सोल्यूशन हो गए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, वो है बिजली